हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, ईशानी कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे। उधर जो सब लोग होते हैं वो देख रहे थे ईशानी को। उधर सरपंच अपनी कुर्सी पे से खड़ा होता है और कहता है हम माफ़ी चाहेंगे, पर ये आपके घर का मामला नहीं है। आप लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं शहर से, तो अपने शहर में ही रहिए। ये हमारे पिंड का मामला है और यहाँ तक कि हमारे घर का मामला है, तो आप इसमें अपनी दखलंदाजी ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ईशानी ने भी तो कुछ बोला भी नहीं था और सरपंच उस पर इतना एटीट्यूड झाड़ रहा था। ईशानी कहती है औकात में रहना सीख जाइए सरपंच जी, वरना कुर्सी और हाथ पैर दोनों जाएंगे। ये सोच लीजिए किसके सामने खड़े हैं। 2 सेकंड नहीं लगेगा और चींटी से भी बदतर दशा हो जाएगी तुम्हारी। इतना कहेगा जो ईशानी होती है और ईवा, वो लोग बढ़ रहे थे उस पेड़ की तरफ जहाँ पे सरपंच और कुछ लोग बैठे हुए थे। इधर जो बाकी के लोग होते हैं वो तो खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से। जमींदार और बाकी के जो सरपंच थे जो खड़े हो जाते हैं, बट वो वाला सरपंच नहीं खड़ा होता है। इधर उसमें से एक सरपंच आगे चेयर बढ़ाता है ईशानी के। इधर जो ईशानी होती है उस चेयर पे बैठ जाती है और कहती है कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो बॉडीगार्ड होती है उसकी तरफ इशारा करती है और दूसरे सरपंच के पास में से भी वो चेयर उठवा लेती है और उस पर ईवा को बैठने का इशारा करती है। बट जो इधर ईवा होती है वो नहीं बैठती और आंखों में इशारा करती है ईशानी को कि मैं ठीक हूँ। जो ईशानी होती है वो कहती है मैंने पूछा यहाँ क्या चल रहा है और इस औरत को पहले छोड़ो, इस नौकर को छोड़ो। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो उस औरत और नौकर को छोड़ देता है। जो औरत होती है वो जल्दी से आती है और ईशानी के पैरों में गिर जाती है और कहती आपको प्लीज़ हमें बचा लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आपने हमें इन लोगों से बचा लिया। ईशानी कहती है रिलैक्स, पहले शांत हो जाइए और हमें बताइए कि हुआ क्या है। सरपंच कहता है हमने कहा ना ये हमारे घर का मामला है और आप शहरी लोग इसमें टांग ना ही लड़ाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारे घर का मामला है। इधर ईशानी की सिर्फ एक नज़र से देखना होता है उस सरपंच को। जो सरपंच फिर भी अपना मुंह नहीं बंद करता। कुछ लोग ठीक लोग होते हैं वो ना बोलते जाते हैं, सो सरपंच बोलते ही जा रहा था। उधर प्रिया कहती पापा शांत बैठ जाइए, मैं बात करती हूँ ना। इतना क्या जो प्रिया होती वो जाती है अपनी भाभी के पास और अपनी भाभी का धीरे से हाथ पकड़ती है और कहती है भाभी आप संभलेंगी नहीं ना। हम्म। इतना का जो होती है वो धीरे से पकड़ के अपनी भाभी को उठाती है। इधर जो भाभी होती है वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर प्रिया उसका और तेज हाथ पकड़ लेती है और कहती है आपसे सही नहीं खड़ा होना चाह रहा। आ ईशानी आप पूछ रही थी कि क्या हुआ है। ये हमारी प्यारी भाभी है। इतना कि अगर वो अपनी भाभी के हाथ गालों को थोड़ा सा टच करती है और कहती है ये मेरी प्यारी भाभी है। अभी अभी भैया को 3 महीने भी नहीं हुए गुजरे और इनका चक्कर चल रहा है इस नौकर के साथ। इधर वो लड़की कहती है नहीं हमारा इस नौकर के साथ कुछ नहीं चल रहा है, इन्हीं लोगों ने अफवाह फैला रखी है और सिर्फ इस प्रिया ने। इधर प्रिया कहती कैसी बात कर रही हो भाभी आप। अरे पूरे गांव में ये खबर फैली हुई कि आपका इस नौकर के साथ अफेयर चल रहा है। अरे आपके मम्मी पापा लिवाने आए थे पर आप इसी कारण से नहीं गई ना कि आपका नौकर छूट जाएगा। इधर वो औरत कहती तुम्ही ने तो मुझे जाने नहीं दिया था ना, तुम ये जानबूझकर मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो। प्रिया कहती है मुझे इससे क्या फ़ायदा भाभी, मुझे इससे क्या। और आप मान क्यों नहीं लेती कि आपका इस नौकर के साथ अफेयर है। इधर वो औरत कहती नहीं हमारे इस लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। इधर ईवा कहती है अगर
वो कह रही है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम उनको फ़ोर्स क्यों कर रही हो? उधर प्रिया कहती, आपके तो घर का मामला भी नहीं है, आप लोग दखल-अंदाज़ी दे रहे हैं। फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और आप अभी-अभी आई हैं, हमारे मामले में ज़्यादा ना बोलें। ईशानी कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, कोई भी हो तुम, बीवी है मेरी वो, सो तमीज़ से बात करो, वरना यहीं खड़े-खड़े तुम्हारा क्या होगा तुम्हें खुद नहीं पता। और वो देखती है उस औरत की तरफ और कहती है कि आप सच में इस लड़के से प्यार करती हैं? वैसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होंगे आपके पति अब नहीं रहे, फिर भी आपको हक है। और आपकी एज ही क्या है? अभी आप किसी से प्यार करते तो बताइए, हम आपकी शादी करा देंगे उससे। कोई भी नहीं रोकेगा, देखते हैं कौन रोकेगा। यहाँ पे कोई है ऐसा जो मुझे रोक पाए? नाम तो सुना ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ईवा ईशानी के शोल्डर पे हाथ रखती है, बड़े प्यार से देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करती है धीरे से। इधर जो सरपंच होते हैं वो कहते हैं, हमारे घर का मामला है तो तुम क्यों बोल रही हो? हमने तुम्हारे मामले में कभी दखल-अंदाज़ी नहीं की। और देखो भाइयों, ये हमारी आने वाली जनरेशन को बिगाड़ रही है। हमारे यहाँ यही प्रथा चलती है कि डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। और ये हमारी बहू की दूसरी शादी कराने की बातें चल रही हैं यहाँ पे। गाँव वालों, ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी भी बहुएँ ऐसी ज़रूरत करें कि किसी नौकर के साथ भाग जाएँ। क्या तुम ऐसा होने दोगे? और जो गाँव वाले हैं वो सारी पब्लिक ना करती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इधर ईशानी देखती है सबकी तरफ, पर फिर भी पब्लिक शांत नहीं होती है, क्योंकि तुम जितने भी अमीर आदमी हो, पर पब्लिक इतनी जल्दी शांत नहीं होती है। इधर ईशानी कहती है, तो किसको प्रॉब्लम है यहाँ? किसको प्रॉब्लम? अगर वो लड़की कह रही है कि उसका नौकर के साथ कुछ अफेयर नहीं चल रहा है, फिर भी तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो? अगर इधर वो देखती है नौकर की तरफ और कहती है, तुम सच में इनसे प्यार करते हो? इधर नौकर भी काफ़ी अच्छा था, ये नहीं था एज ज़्यादा, उसकी एज लगभग 25 होगी। इधर वो नौकर कहता है, जी नहीं, प्यार नहीं है, पर हम इनकी हालत 1 साल से देख रहे हैं। हमें 2 साल इनके घर में काम करते हो गया है और जब से मालकिन आई है तब से इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है। सरपंच जी का और इनके पति का व्यवहार इनके काफ़ी ज़्यादा इनके लिए दर्दनाक रहा है। हाँ, अगर ये चाहे तो मैं इनका हाथ थाम सकता हूँ। मेरे पास इतना तो नहीं है, पर मैं इन्हें कमाकर 2 रोटी दे सकता हूँ। इनकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। अगर ये चाहे तो मैं इनका हाथ थामने के लिए पूरी सोसाइटी के सामने तैयार हूँ। उधर वो लड़की जो थी, मतलब विधवा, वो देखती है उस नौकर की तरफ। इधर सरपंच कहते, देखा देखा भाइयों, कल तुम्हारी बहू भी ऐसे नौकर के साथ भाग जाएगी तो तुम्हारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? और ये तो शहर के लोग हैं, 4 दिन आए हैं और फिर चले जाएंगे, पर बदनामी तो हमें ही को झेलनी पड़ेगी। उधर पूरी पब्लिक हाँ हाँ करती है। इधर प्रिया अपनी भाभी का शोल्डर पकड़ती है और कहती है, समझ में नहीं आ रहा आपको? आप कहीं नहीं जाएंगी, आप घर में ही रहेंगी और देखती हूँ आप जाती कैसे हैं यहाँ से, ले जाए कोई, दिखाए आपको। इधर जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और कहती है, हे लड़की, उनका हाथ छोड़ो। इधर उसको प्रिया का नाम भी नहीं याद होता है ईशानी को। इधर प्रिया कहती है, प्रिया शेखावत नाम है मेरा। और वो ईशानी की तरफ बड़े प्यार से देखती है, क्योंकि ईशानी के अंदर जो एटीट्यूड था वो प्रिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसलिए जो प्रिया वो ईशानी से रूड बिहेव नहीं करती है, उसे अपनी भाभी और ईशानी दोनों से प्यार था। इधर प्रिया कहती है, आप हमारे घर के मामले में ना ही पड़िए,
ईशानी कहती, ये घर का मामला नहीं है और मेरा फैसला सब कोई सुन ले। अगर वो देखती है लड़की की तरफ और कहती है, अगर आपको ये पसंद है, अगर आप नई शुरुआत करना चाहती हैं, क्योंकि कोई ऐसा ही होगा जो सोसाइटी के सामने आपका हाथ थामना चाहेगा, उस नौकर ने हिम्मत दिखाई है। और आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए मुंबई या किसी बड़े से जगह पे आपके लिए काम का इंतज़ाम कर दूँगी। अगर आप चाहें तो अपनी नई ज़िंदगी इस लड़के के साथ शुरुआत कर सकती हैं। इधर ईवा भी आती है उस लड़की के पास और कहती है, अगर आप चाहें तो हम लोग आप पे कोई प्रेशर नहीं डाले, पर अगर आपको यहाँ से आज़ाद होना है ना, तो आपको एक नई शुरुआत करनी होगी। इधर सरपंच कहता है, हो गया आप दोनों का, हो गया। क्या कह रही हैं आप? विधवा, विधवा से ना, भाइयों, अगर आपके घर में ऐसी कोई औरत है तो क्या आप अपनी घर की इज्जत को किसी होने और किसी नौकर का होने देंगे आप? इधर पब्लिक नाई नाई करती है पूरा का पूरा। ईशानी कहती, देखते हो कौन रुकता है, जिसकी ना जान अपने जिस्म में ना रहना चाहती हो ना, वो आएगा आगे। इधर सरपंच कहता है, क्या मतलब आप कह रहे हैं कि विधवा दूसरी शादी कर सकती है? ईशानी कहती, किस जगह पे नहीं लिखा कि विधवा दूसरी शादी नहीं कर सकती? उनको भी जीने का हक है, वो भी दूसरी शादी कर सकते हैं। इधर जो सरपंच होता है वो कहता है, तो तुम्हारी दादी भी तो बेवा हो गई थी ना, तुम्हारे पापा छोटे ही छोटे थे, तुम्हारी दादी ने तो दूसरी शादी ना कर ली। इधर जो ईशानी होती है, उसे जरा सी उम्मीद नहीं थी कि इस बीच में उसकी फैमिली आ जाएगी। इधर ईवा भी शॉक्ड होके देखती है उस सरपंच की तरफ। तो सरपंच कहता, क्यों झटका लगा? तुम्हारी दादी पे बात आई तो झटका लगा? क्यों? तुम्हारी दादी भी दूसरे आदमी के साथ तुरंत शादी, उनका पति गुजर गया था, तुम्हारे दादाजी मर गए थे, तो तुम्हारी दादी भी शादी कर लेती तब। भरी जवानी में तुम्हारे दादाजी तो मरे थे। इधर जो ईशानी है, वो जस्ट उस सरपंच की तरफ देख रही थी, वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। इधर वो सरपंच उसकी दादी के बारे में बुरा भला कहता जा रहा था। तो वो कहता है, क्यों, खराब लग रहा है? तुम्हारी दादी ये भरी जवानी में किसी दूसरे के साथ शादी कर ली होती तो कैसा लगता? हाँ, वो भी नौकर के साथ भाग गई होती। इधर ईशानी मारती है पंच उस सरपंच की, इतनी तेज खींच के सरपंच वो जमीन चाट जाता है। ईशानी कहती है, गल लाओ जल्दी से, इस सरपंच की जान इसके जिस्म में नहीं रहना चाहती। तो जो बाकी के लोग सरपंच के गुंडे होते हैं, वो भी मारने के लिए आ जाते हैं। जो बॉडी गार्ड्स होते हैं ईशानी के, वो उनको 2 मिनट में उनका सफाया कर देते हैं। 2 मिनट नहीं लगता, इधर उधर सब फैले हुए पड़े थे, चिल्ला रहे थे। उधर गांव वाले कहते हैं, आप हमारे मामले में दखलंदाजी नहीं कीजिए, आप 4 पल के मेहमान हैं और सरपंच जी कुछ गलत नहीं कह रहे। आज इनकी हिम्मत पड़ी है, कल किसी और की पड़ेगी और हमारे खानदान की तो इज्जत ही चली जाएगी। ईशानी को सिर्फ गुस्से से देखना होता है और वो एक सरपंच, आई मीन एक बॉडीगार्ड से गन देने का इशारा करती है। तो जो वो बॉडीगार्ड होता है वो आता है और ईशानी के हाथ में गन दे देता है और कहता है, तो तुमने मेरी दादी के बारे में कहा था। इधर वो देखती है सरपंच की तरफ। सरपंच था वो, जमीन में बैठा हुआ था, गिर गया था, वो उठा था। इधर प्रिया कहती, आप क्या करिए, हमारे पापा के पास पैसे गन हटाइए। ईशानी देखती गुस्से में प्रिया की तरफ कहती है, बॉडीगार्ड जरा इसको संभालो। इधर जो बॉडीगार्ड तो प्रिया को पकड़ लेते हैं। इधर ईशानी उस सरपंच के सिर पे गन रखती है और कहती है, किसी को प्रॉब्लम है कि ये लड़की दूसरी शादी करेगी या नहीं भी करेगी, बट इसे इस परिवार से आज़ादी चाहिए तो वो यहाँ से जा सकती है। किसी को प्रॉब्लम है?
वो आ गया है। सरपंच कहता है, तुम हमारे मामले में टांग ना लड़ाओ, ये हमारे घर का मामला है, इसमें दखलंदाजी हमें नहीं पसंद, और ये हमारे घर की बहू ही रहेगी मरते दम तक, अर्थी इसकी यहीं से उठेगी। इधर ईशानी कुछ नहीं बोलती और उसके सिर पे गन और अच्छे से पॉइंट करती है और कहती है, तो तुम ऐसा नहीं मानोगे। इधर अगर वो एक बार जमीन पे शूट करती थी, जो सरपंच होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। इधर जो प्रिया होती है वो कहती है, नहीं, भाभी कहीं नहीं जाएंगी, भाभी हमारे घर की अमानत है और वो यही रहेगी, हमारे भैया की इज्जत है। ईवा कहती है, पर तुम्हारे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें पूरा जीने का हक है तुम्हारी भाभी को। इधर प्रिया देखती है ईवा की तरफ गुस्से में। इधर सरपंच कहता है, भाइयों तुम लोग देख क्या रहे, कुछ करो, कुछ समझाओ इनको। इधर जो पब्लिक होती है वो कुछ नहीं बोलती, गन के इशारे के सामने कौन ही बोलेगा। इधर ईशानी कहते, लगता आपके जहन में जरा सा भी हमारा डर नहीं है। इतना कि जो ईशानी होती है वो एक जो सरपंच का चमचा था उसकी गोली मार देती है, उसके पैर से आर पार गोली निकल जाती है। फिर वो जो चमचा होता है वो जमीन पे बैठ जाता है रोते हुए। इधर सरपंच डर जाता है, अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकते, ये हमारे घर की बहू है। इधर ईशानी कहते, वैसे तो हम आपको छोड़ देते, पर आपने हमारी दादी के बारे में कितना बुरा भला बोला, आपकी औकात क्या है हमारे सामने, और आपने हमारी दादी के बारे में बोला। हाँ, आपने हमारी दादी के बारे में बोला, दादी के बारे में बोला मेरी। इतना कहकर ईशानी को और भी गुस्सा आने लगता है। वो धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इधर ईवा को डर लग रहा था ईशानी से। इधर ईवा होती हुई ईशानी के पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, ईशानी, ईशा, ईशा, ईशानी जी। इधर ईशानी होती वो देखती है ईवा की तरफ, बट वो गन नहीं हटाती सरपंच के सिर से। इधर ईवा कहती, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वो मान जाएंगे। ईरानी कहती है, उसकी फिक्र ही नहीं मुझे, उसने मेरी जो दादी के बारे में बोला ना, इससे मरना हो गई हो। ईवा कहती, प्लीज ईशानी जी उसे मत मारिए, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। ईशानी कहती है, तुम डर क्यों रही हो इतना, चलो मैं तुम्हारी आज तुम्हें एक अच्छा सा एक चलो आज तुम्हें कुछ सिखाती हूँ ईवा, तुम्हारा डर ना भाग जाएगा। ईवा कहती, क्या आप उन्हें छोड़ दीजिए ना प्लीज, आप किसी प्लीज किसी को मत मारिए। इधर ईवा जो ईशानी होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और आती है ईवा के पास, खड़ी होती है ईवा के पास, आती है और उसे बैक हग करती है सबके सामने। इधर उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है और जो गन थी वो ईवा के हाथ में पकड़ाती है और कहती है, आज तुम मारोगी, मैं तुम्हें गाइड करूंगी और आज तुम मारोगी उसे। उधर ईवा पूरी तरह से कांप रही थी ईशानी के पास, उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे। इधर ईशानी एक हाथ उसकी कमर पे रखती है और एक हाथ से उसको गन को पकड़ाती है और उसे बता रही थी और कहती है, पहले ट्रिगर को पीछे करो, करो ना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहली पहली बार है तो डर लग रहा है होगा, बट सब सही होगा। ईवा कहती है, प्लीज़ मुझे नहीं करना ये, नहीं करना। उधर ईशानी कहती है, इजी होता है, चिंता मत करो, सब इजी जाएगा, शूट करो ईवा, शूट करो, मारो उसे, मारो। इधर ईवा कहती है, नहीं होना, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे जाना है घर। ईशानी कहती है, ईवा मैंने कहा शूट करो उसे।
सुनाई नहीं दिया, सूट करो। ईवा अपना नाम ऐसे हिलाती है। ईवा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ईवा ने कभी गन नहीं चलाई या किसी की भी जान नहीं ली उसने। ईशानी कहती है, आहा, मेरी बीवी, सच में बताओ, मार दूँ इसे या छोड़ दूँ? जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगी। ईवा कहती, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए। ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, चलो चलो चलो, आज सिर्फ मेरी बीवी की वजह से बच गए सरपंच, वरना तुम मर जाते। पहली बार मैं किसी को जिंदा छोड़ रही हूँ। पहली बार लाइफ में हुआ है कि मेरे सामने कोई हो इतनी बदतमीजी से बात करने वाला और मैं उसे जिंदा छोड़ दूँ, वो भी मेरी दादी के बारे में। बट आज मेरी बीवी की वजह से सिर्फ तुम बच गए हो, है ना बीवी? तुमने कहा छोड़ दिया आज। आज सरपंच की जान तुम्हारे नाम। इतना कहकर वो गन ईवा के हाथ से लेती है और उसे बॉडीगार्ड की तरफ फेंक देती है। और वो देखती है उस लड़की की तरफ और कहती है, तुम आज़ाद हो। बॉडीगार्ड एक कार ले जाके इन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दो जाकर। उधर प्रिया कहती है, भाभी कहीं नहीं जाएगी। इतना कहकर वो भाभी की अपना हाथ पकड़ लेती है और कहती नहीं जाएंगी ये। ईशानी प्रिया के पास जाती है और कहती है, लिमिट में रहना सीख लो, कुछ भी नाम हो तुम्हारा, लिमिट में। हाँ, छोड़ो उनका, वरना ये गोली अब की बार तुम्हारे भेजे में होंगी। और ईवा हाँ कहे या ना कहे, मरना तुम्हारा इस बार तय होगा। छोड़ो उनका हाथ। जो प्रिया होती है वो हाथ छोड़ देती है और कहती है, आई एम सॉरी, वो मुझे लगा, आई एम सॉरी, आप तो जानती है फैमिली क्या चीज़ होती है। और आप सही कह रही हैं, भाभी को भी हक है भाभी को। जाइए आप भाभी। इतना कि वो भाभी को जाने देती बट बड़े प्यार से देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती, बॉडीगार्ड्स इन्हें छोड़ देना जाके और उस नौकर को भी, और कुछ रुपए भी दे देना, बाकी मैं तुम्हें दे दूंगी बाद में। जो बॉडीगार्ड होता है वो हमें सिखलाते हैं, इन दोनों को ले जाकर कार में बिठा देते हैं और लेकर चले जाते हैं। इधर जो ईशानी और रीवा होते हैं वो भी कार में बैठते हैं और उनके पीछे जो एक बॉडीगार्ड की कार होती है वो जा रही थी हवेली की तरफ। इधर सरपंच अपनी मूंछों को पे दाव होता है ना देना कि मूछें ऐसे बिल्कुल वो होता है वो करना, वो ऐसा देता है और देखता है प्रिया की तरफ और कहता है, तूने उसे जाने क्यों दिया? इधर प्रिया कहती, पापा आप नहीं समझोगे, वैसे भी हमारे हाथ से बात निकल ही जाती, बेकार में अपनी यहाँ बेइज्जती नहीं कराते, और आप चिंता मत कीजिए, सब समझ जाएंगे आप। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर घर में आयशा अपने रूम में बैठी हुई थी और खुशबू थोड़ा बहुत काम कर रही थी बिजनेस का। इधर जो आयशा की मॉम और दादी एक कमरे में बैठे हुए थे। इधर नंदिनी कहती है, मम्मी जी, बच्चे आए थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, और मैं सोच रही हूँ कि अपनी आयशा की भी शादी करा दूँ। देखा आपने, काशवी और जोया और सिया और आरवी कितने ज़्यादा खुश थे, और हमारी तो ईशानी और ईवा भी अब एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगे हैं। दादी कहती है, हाँ बेटा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, पर अब काफ़ी एक दूसरे को समझने लगे हैं और ये अच्छा भी है। मैं सोच रही हूँ कि आयशा की शादी, तुम्हें क्या आयशा ने बताया कि क्या उसे किसी लड़की से प्यार है? इधर नंदिनी कहती है, नहीं मम्मी जी, पर मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि जो ईवा की फ्रेंड थी, एक बार तो आयशा का दिल टूट ही चुका था, बट दोबारा उसने लारा को चांस दिया था। दादी कहती है, लारा ईवा की फ्रेंड ना? नंदिनी कहती है, हाँ मम्मी जी, उसी को प्यार करती थी, ये करती है आयशा अभी भी। दादी कहती है, बट उसका तो पति है और काफ़ी ज़्यादा खुश है वो अपने पति के साथ। इधर नंदिनी कहती है, हाँ पता है मम्मी जी, और वो लड़की सही भी है, पर वो खुश है तो उसकी लाइफ में हम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे।
हम आयशा के लिए कोई दूसरी लड़की देखेंगे। इधर दादी कहती है, तुम सही कह रही हो, पर आयशा के इतनी जल्दी मूव ऑन कर पाएगी उस लड़की से? वो शादी के लिए तैयार होगी? इधर नन्ही कहती, ये तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती कि आयशा शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। दादी कहती है, फिर कैसे क्या करें? नंदिनी कहती है, पहले हमें एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी। मम्मी जी अगर आप बुरा ना माने तो मेरी नज़र में एक लड़की है। दादी कहती, तुम बताओ, हम सुन रहे हैं। नंदिनी कहती है, मम्मी जी वो मैं सोच रही थी कि आयशा कैसी रहेगी, आई मीन आयशा के साथ खुशबू कैसी रहेगी। खुशबू मानती हूँ अनाथ है, पर वो हमारे साथ ही पली पड़ी हुई है, तो आयशा के लिए खुशबू कैसी रहेगी? और आयशा सीधी सादी है और खुशबू एक चालाक लड़की है, बिजनेस को भी अच्छे से संभाल लेगी, तो आयशा के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और खुशबू अच्छी भी लड़की है। दादी कहती है, ख्याल बुरा तो नहीं है, पर क्या खुशबू उसके लिए तैयार होगी? इधर नंदिनी कहती है, ज़रूर तैयार होगी मम्मी जी, हमने उस पर कई सारे एहसान किए हैं, और खुशबू एक अच्छी लड़की है मम्मी जी, पहली बात तो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। दादी कहती है, मैं इस बारे में बात करूँगी। क्या लगता है तुम्हें, पर फिर भी आयशा मानेगी शादी के लिए? इधर नंदिनी कहती, इसका इंतज़ाम कर लिया है मैंने मम्मी जी। मैं जानती हूँ कुछ दिन में खुशबू और आयशा के बीच में कुछ सही नहीं होगा। आयशा खुशबू को इतनी जल्दी अपनाएगी नहीं, पर मुझे यकीन है एक ईशानी और ईवा की तरह भी उसकी लाइफ हो जाएगी। एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगेंगे। जैसे ईशानी ईवा को समझने लगी वैसे आयशा भी खुशबू को समझने लगेगी। दादी कहती, क्या तुम्हारा ये फैसला सही है नंदिनी? नंदिनी कहती, हाँ सही है मम्मी जी, सब सही हो जाएगा। आयशा भी खुशबू से प्यार करने लगेगी। और आप तो जानती है एक साथ रहने में कहाँ तक रिश्ते नहीं संवरेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है आयशा शादी ही नहीं करेगी, अगर मैंने उसके साथ अब ज़बरदस्ती नहीं की। दादी कहती, फिर भी क्या करोगे तुम? नंदिनी कहती, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आयशा शादी करेगी, खुशबू से ही करेगी। इधर दादी कहती, खुशबू ही क्यों? नंदिनी कहती है, खुशबू को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं मम्मी जी, और वो हमेशा से हमारे साथ रही है, इसीलिए मैं खुशबू के बारे में सोच रही हूँ मम्मी जी। इधर दादी कहती, ठीक है जैसा तुम सोचो, तुम्हारी बच्ची है, तुम मुझसे बेहतर जानती हो। नंदिनी कहती, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप उससे बेहतर तरीके से जानती हैं, पर मैं देखती हूँ उसको, आज ही बात करूँगी उसके बारे में। इधर की जो नंदिनी होती है वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर जो ईशानी ईवा होते वो भी घर पहुँच गए थे। इधर ईवा कहती है, मैं एक बार चिंकी को मिलकर आती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। इधर ईशानी कहती है, हाँ आप मिलकर आइए, हम रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इधर की जो ईशानी होती है वो रूम में चली जाती है, तो जो ईवा होती है वो जाती है कमरे में, और वो देखती है कि चिंकी बेड पे लेटी हुई है, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। ईवा उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चिंकी, तुम रो रही हो? चिंकी कहती है, आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाओ ना अपनी ईशानी के पास, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आर्यन ने मुझसे झूठ बोला, मैंने उससे पूछा तो कल कह रहा था कि कल मॉर्निंग में जाऊंगा, पर वो तो आज ही चला गया। आप जाओ यहाँ से, जाओ। इतना जो चिंकी होती है वो रोने लगती है। ईवा भी उसको रोने देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी चिंकी को रोकना और भी खतरे की घंटी हो सकती थी। इसलिए जो ईवा होती है वो जाती है और वो देखती है कि ईशानी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, क्योंकि उसे बिजनेस भी देखना था, इसलिए वो कुछ काम कर रही थी। इधर ईवा आती है उसके पास और बेड पे बैठ जाती है। इधर वो उसके बाइसेप्स को पकड़ती है और
अपना एक आई मीन जो उसके शोल्डर पे एक शोल्डर पे अपना सिर रख दिया और कह दिया, आप काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं, आपने उस लड़की के लिए कितना कुछ किया। ईशानी कहती है, मैंने उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं किया। उस सरपंच ने मेरे ईगो को हर्ट किया। उसने दादी के बारे में इतना भला बुरा बोला, और आपसे एक आदमी नहीं मारा गया। उसने दादी के बारे में कितना बुरा भला बोल रहा था, और सिर्फ आपकी वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ा था। सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ। ईवा कहती है, पर एक बात कहूँ, क्या आप मेरे लिए ये मर्डर वगैरह करना नहीं छोड़ सकती हैं। ईशानी जो लैपटॉप होता है उसको साइड रख देती है और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, ईवा, हमें जंगल में रहने के लिए ना शिकार करना पड़ता है। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो एक दिन खुद शिकार हो जाएंगे। इसीलिए अगर कोई दुश्मन हो तो उसे मार देना ही बेहतर होता है। तुम नहीं समझोगी। हर पल को इंतज़ार करता है आपके मरने का। और मैं सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये सब करना कभी नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी ताकत है, और तुम मेरी कमज़ोरी नहीं बन सकती। ईवा कहती, पर इससे इससे क्या लेना देना। आप इसे सब छोड़े, हम लोग एक सिंपल सी जिंदगी जीते हैं ना। ईशानी कहती, कुछ भी सिंपल नहीं। हम मैं खुद को नहीं बदल सकती ईवा इतना। मैं थोड़ा बहुत बदल सकती हूँ, पर खुद को इतना भी नहीं बदल सकती। और मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में अब बात ना करो, ठीक है। और कल हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं। आराम करो तुम। इन्हें जो ईशानी वो तो धीरे से ईवा के फोrehead पे किस करती है, उसे गले लगाकर बैठी रहती है। इधर जो नंदिनी होती है वो वो एक सर्वेंट को कहती है, सबको इस कमरे में जाकर कह दो कि लिविंग एरिया में अर्जेंट बुलाया गया है। सबके कमरे में जाकर कह दो। जो सर्वेंट होता है वो सबके कमरे में कहता है जाकर, इधर सारे लोग ईशानी, ईवा और यहाँ तक आयशा, खुशबू, चिंकी, बुआ जी, श्वेता, दादी सब लोग खड़े हुए थे। इधर आयशा कहती, क्या हुआ मम्मी, आपने क्यों बुलाया हमें। ईशानी कहती, हाँ ताई जी क्यों बुलाया। नंदिनी कहती है, हमें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। इतना कहकर जो नंदिनी होती वो जाती है खुशबू के पास, और अपने पल्लू में छुपे हुए कंगन जो उन्होंने छुपा रखे थे वो निकालती हैं और खुशबू का हाथ पकड़ती हैं और उसके हाथ में पहनाते हुए कहती हैं, खुशबू, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी। इधर जो खुशबू, आयशा, ईशानी, ईवा, श्वेता, सब कोई शॉक्ड था। ऐसा लग रहा था एक पल में ही सबके ऊपर बिजली गिरी हो। इधर खुशबू तो मुंह फैलाया था उसने और उसकी आंखें बड़ी बड़ी। आयशा कहती, क्या मजाक है मम्मी, ये क्या कह रही है। इधर नंदिनी कहती है, मैंने सोचा है कि आयशा और खुशबू की शादी हो जाए। इधर जो दादी होती है वो खड़ी होती है, सिर्फ वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनकी मर्जी में भी यही था। ईशानी कहती, कैसी बातें कर रही है अब ताई जी, आयशा प्यार नहीं करती उससे। इधर नंदिनी कहती, तुम भी तो प्यार नहीं करती थी ना ईवा से, पर तुम्हारी शादी भी चल रही है ना बेटा। और मुझे पता चला है ये जिस लड़की से प्यार करती है उसकी शादी एक लड़के से हो चुकी है, और पहली बार इसका भी दिल टूट चुका था। दूसरी बार इसने हिम्मत की और इसका दिल दोबारा भी टूट चुका है। अब मैंने बस डिसीजन ले लिया है कि इसकी शादी खुशबू के साथ ही होगी। मैं खुशबू को बचपन से जानती हूँ, हम लोगों के साथ पली पड़ी है, तो खुशबू का नेचर सब सही है। खुशबू ही मेरे घर की बहू बनेगी। इधर खुशबू कहती है, मैम मैं। इधर नंदिनी कहती, क्या हुआ खुशबू, तुम मेरे घर की बहू बनना नहीं चाहती।
और जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ, और ना वो आयशा को जहाँ-तहाँ थोड़ा-थोड़ा सा चाहने लगी थी वो। ये गंदा वे में नहीं, बट अच्छे वे में वो आयशा को चाहने लगी थी। उसके मम्मी-पापा नहीं थे। हमेशा से इन्होंने ही, इन लोगों ने ही उसे पाला-पोसा था। इसीलिए खुशबू थोड़ा इधर-उधर भटक चुकी थी, बट उसे आयशा से थोड़ा अट्रैक्शन था। इधर न, जो खुशबू होती है वो कुछ नहीं बोलती है। आयशा कहती है, आपकी मर्ज़ी हर बार नहीं चलेगी। जैसे ईशानी ने किया वैसे भी मेरी मर्ज़ी का मैं कर सकती हूँ, और मुझे शादी नहीं करनी। मैं बिना शादी के पूरी लाइफ रह सकती हूँ। ज़रूरी नहीं जिसे हम प्यार करते हैं उसे पूरी तरह से हासिल ही करना। और रही बात आपको ये चिंता है ना कि आपका वारिस, हम मैं बेबी अडॉप्ट कर लूँगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी लाइफ रह लूँगी सिंगल, बट मुझे शादी नहीं करनी। इधर नंदिनी के, तुम्हें शादी करनी होगी आयशा खुशबू से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या तुम अपनी माँ की इतनी सी भी बात नहीं मान सकती? तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर मैं बैठी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर आयशा कहती, फिर भी मम्मी मैं शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ लारा से प्यार करती थी। पहली बार मुझे चीट मुझे चीट किया गया, बट मैंने दोबारा हिम्मत करके सिर्फ लारा से प्यार किया था। और मैं जानती हूँ मुझसे प्यार नहीं करती। सिर्फ एक तरफा फीलिंग थी मेरे अंदर, पर फिर भी मैं शादी नहीं कर सकती। ये मेरा लास्ट डिसीजन। और खुशबू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझसे शादी नहीं करोगी। खुशबू, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? इतना कि जो आयशा होती है वो जाती है खुशबू के पास और उससे हिलाती है और कहती है, सुनाई नहीं दे रहा? तुम मना करो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तुम्हारी भी लाइफ में कोई होगा जिसे तुम प्यार करती हो। तुम साफ साफ मना करो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मना करो सबको। तो खुशबू कुछ नहीं बोलती है। ईशानी कहती है, दादी क्या चल रही है? दादी कहती है, सब कुछ सही चल रहा है ईशानी, तुम तो जानती हो। आयशा किसी से शादी नहीं करेगी, अब हमें ऐसा ही करना होगा। तुम्हारी भी शादी हो गई है, अब नंदिनी की चिंता भी सही है। सबकी लाइफ में सब कोई अपनी जगह पे खुश है। नंदिनी का भी जी करता कि उसकी भी बहू है। तो मैं चाहती हूँ, और तुम्हें तो पता है ईशानी बेटा, खुशबू कोई गलत लड़की नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम भी इस शादी में शरीक हो। इधर ईशानी कह रही, दादी आप सही कह रही हैं, खुशबू की कोई गलत लड़की नहीं है। और आयशा दादी सही कह रही है, लारा तुम्हें मिलने से रही, और लारा की खुशी तुम चाहती हो ना, वो अपनी लाइफ में खुश है। आयशा कहती, पर मुझे, मैंने कब कहा कि मुझे लारा चाहिए? मैंने बस कहा है मैं शादी नहीं कर सकती। खुशबू मना क्यों नहीं कर रही हो? तुम मना करो कि मुझे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मना करो। इधर खुशबू कहती है, सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके जाना बदतमीज़ो, और लाइक भी करके जाना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, बड़ी प्यार से कह रही हूँ। देखो मैंने कतई डांटा नहीं है, बड़े प्यार से कहकर जा रही हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।